नमस्कार दोस्तों। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी उस टीम की घोषणा कर दी जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार था। टीम में जिन लोगों को जगह दी गई है, ओहदे दिए गए हैं, सब खुश। लेकिन सबसे ज्यादा यदि चर्चा में कोई नाम है तो वो है स्मृति ईरानी का। वजह 2024 में वो अमेठी से किशोरीलाल शर्मा से क्या हारती हैं, एक तरीके से उनके दुर्दिन शुरू हो जाते हैं। कैबिनेट में एंट्री नहीं मिलती, सबसे सशक्त दावेदार थी, एंट्री नहीं मिलती। मोदी शाह की हमेशा वो करीबी रही हैं, कयास लगे कि एंट्री मिलेगी, नहीं मिलती। फिर उसके बाद संसद में एंट्री संभव ही नहीं क्योंकि अमेठी सीट गंवा दी उन्होंने। इसके बाद वो खामोशी से अपना काम करती हैं और उन्होंने दिखाया कि यदि सब्र के साथ अपना काम करते रहो, परफॉर्म करते रहो तो अच्छे दिन आएंगे। और फिर आखिरकार अच्छे दिन स्मृति ईरानी के आ गए हैं। याद है मोदी का स्लोगन 2014 में यही था कि अच्छे दिन आएंगे। अब वो पब्लिक के आए हैं, नहीं आए हैं, देश के आए हैं, नहीं आए हैं, वो सवाल अलग, लेकिन स्मृति ईरानी के अच्छे दिन आ गए हैं। 3 बड़ी वजह उन्होंने फिर साबित किया कि वो उस बीजेपी के उस मेहनतकश वर्कर की तरह हैं कि जिन्होंने आस नहीं छोड़ी। पद नहीं, जिम्मेदारी नहीं, सांसदी गंवा दी, कैबिनेट में जगह नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने परफॉर्म करना जारी रखा। सबसे बड़ी वजह बंगाल में उन्होंने जो काम किया है, बंगाल में जो कमल खिला है, ममता सरकार की विदाई हुई, उसमें शुभेंदु सरकार की टीम के अलावा यदि किसी ने मेहनत की है और सबसे ज्यादा वाहवाही मिली है तो वो खामोशी के साथ महिला वोटर्स के साथ स्मृति ईरानी ने की। अब स्मृति ईरानी के सामने देखिए चुनौती, सबसे बड़ी बात, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। राष्ट्रीय महासचिव जैसा ओहदा मिलना और उसके बाद जो सबसे बड़ी एक बड़ा मैसेज पॉलिटिकल कमबैक किया है एक तरीके से उन्होंने, कि उन्हें यूपी का प्रभार सौंपा गया है। यूपी का प्रभार सौंपने का मतलब 2027 की चुनावी महासमर में स्मृति ईरानी बड़ी भूमिका निभाएंगी। योगी सरकार, बीजेपी योगी सरकार इस समय यूपी में है और बड़ी ये तैयारियों के साथ प्रबंधन लगा हुआ है हाईकमान की, भाई वो 2027 में भी सत्ता के रंग फिर इसी तरीके से कायम रखें। अब आप देख सकते हैं यूपी जो टीम है नितिन नवीन की, उसमें 8 लोग एंट्री दी गई है यूपी से। लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा स्मृति ईरानी की, क्योंकि उन्हें प्रभार सौंपा गया, उनके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि भाई वो 2022 के शानदार परफॉर्मेंस को बरकरार रखें। संगठनात्मक क्षमता है स्मृति ईरानी में, उन्होंने दिखाया। आक्रामक वक्ता है, फेस बहुत बड़ा, और तीसरी बात ये कि अमित शाह और मोदी की वो बहुत करीबी और आरएसएस की भरोसेमंद। और क्या चाहिए स्मृति ईरानी के सामने? अब लक्ष्य बड़े हैं। दरअसल आपको बताते चले 2022 में योगी सरकार ने एक तरीके से 273 जीता एनडीए सरकार बनाई थी। सपा और रालोद सब एक साथ थे। 111 सीट तक सिमटी थी अखिलेश सरकार। इस बार स्मृति ईरानी के कंधों पर फिर वही जिम्मेदारी कि वो टीम यूपी के साथ मिलकर इस सत्ता के रंग को बरकरार रखें। दूसरी बात, इस संगठन में उन्होंने दिखाया, बंगाल में उन्हें बेहतर प्रदर्शन का इनाम मिला है। दूसरी बड़ी बात कि भाई उन्होंने दिखाया कि यदि आपके दुर्दिन चले, आपके मुश्किल दिन चलें, तो पार्टी के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर, अपनी वर्किंग स्टाइल के तौर पर आप परफॉर्म करते रहिए, इनाम मिलेगा। स्मृति ईरानी का कमबैक ये सबसे बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए कि जो एक हार के बाद, हाशिए पर खिसकाए जाने के बाद आप हिम्मत हार देते हैं। उन्होंने दिखाया कि आरएसएस का भी भरोसा उन पर है। हाईकमान ने कुछ दिन जरूर उन्हें नेपथ्य में रखा, लेकिन उन्होंने परफॉर्म जारी रखा करना, और आखिरकार इस एक्स मिनिस्टर को, कैबिनेट मिनिस्टर को वो ओहदा मिला है जिसका एक तरीके से उन्हें लंबे समय से इंतजार था, और एक तरीके से उनका एक पॉलिटिकल कमबैक कहा जा सकता है। तीसरी बात, स्मृति ईरानी का सबसे बड़ा, वो 2003 में बीजेपी ज्वाइन करती है, टीवी का बड़ा चेहरा। आपको याद होगा वो बेहतरीन यादगार सीरियल कभी सास बहू थी, और उसमें तुलसी वीरानी का यादगार कैरेक्टर, रातों रात बड़ी स्टार में तब्दील हो जाती हैं स्मृति ईरानी। 2 दशक तक वो छाई रही, 2003 में बीजेपी में आती हैं और उसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखती। अब देखिए सबसे बड़ा उनका गोल्डन पीरियड आता है 2019 में, जब वो
तब कांग्रेस के अध्यक्ष बड़ा नाम राहुल गांधी को अमेठी में हरा देती है। तहलका मच जाता है भारतीय राजनीति में, और एक दिनों के दिन रातों रात स्मृति ईरानी बड़े पॉलिटिकल चेहरे में तब्दील हो जाते हैं। इनाम मिलता है, कैबिनेट में एंट्री मिलती है, लेकिन हमेशा दिन अच्छे नहीं रहते। इसके बाद 2024 में वो किशोरी लाल शर्मा से, सोनिया गांधी परिवार के करीबी थे हैं, और वो अमेठी से क्या हारती हैं शर्मा जी से, उनके एक तरीके से मुश्किल दिन शुरू हो जाते हैं। राजनीति इसी का नाम है, उगते सूरज को यहाँ सलाम किया जाता है। हारती हैं, नेपथ्य में चली जाती हैं, और इसके बाद 2 साल स्मृति ईरानी बार बार चर्चाएं होती हैं, कैबिनेट में जगह मिलेगी, कोई ओहदा मिलेगा, कुछ मिलेगा, नड्डा चले गए, नितिन नवीन आए, और नई टीम जो घोषित हुई उसमें कयास थे कि स्मृति ईरानी का ओहदा बड़ा दिया जा सकता है, उन्हें वही हुआ, राष्ट्रीय महासचिव और यूपी का प्रभार। यानी 2024 में जो यूपी में डेंट खाया था बीजेपी ने, आरएसएस और हाईकमान दोनों भचक के रह गए। आपको याद है, सिर्फ महज 33 सीटें मिली थी 2024 में। आप बता, दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है, एक कहावत है, लेकिन यूपी में हैरत अंगेज अंदाज में आपसी सरफुटोबल कहिए, मतभेद कहिए, टिकटों में वितरण में असंतोष कहिए, बीजेपी ने वो दिन देखे 2024 में जिसकी मोदी, शाह और आरएसएस ने उम्मीद नहीं की थी। उससे सबक लिया है, संगठन को धारदार बनाया है, और कहा जाता है बीजेपी में कि वो सालों साल चुनावी मोड में रहती है। अब देखिए 2027 अगले साल, लेकिन टीम परफॉर्म करने में जुट गई है। ओहदे दे दिए गए हैं, स्मृति ईरानी को प्रभार दे दिया गया कि यूपी फिर फतेह कराइए, आपकी बड़ी जिम्मेदारी। दूसरी बात, 29 में लोकसभा चुनाव है, 24 जैसा डेंट ना लगे, ये भी जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को, यानी उम्मीदें पड़ी। और सब जानते हैं स्मृति ईरानी परफॉर्म करना जानती है, गुड परफॉर्मर, उनका कमबैक हुआ है, पॉलिटिकल कमबैक हुआ है। और आप क्या मानते हैं कि स्मृति ईरानी आरएसएस और भाजपा हाईकमान यानी मोदी और शाह की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी? क्या ये उनका पॉलिटिकल कमबैक शानदार रहेगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा।